हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? सभी अच्छे? तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा परमाणु से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चरों में मैं परमाणु से संबंधित 5 डेफिनेशन आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा चुका हूं। पहले नंबर पर जो मैंने ली थी वो इलेक्ट्रॉन को लिया था, दूसरे नंबर पर मैंने प्रोटॉन को लिया था, तीसरे नंबर पर मैंने न्यूट्रॉन को लिया था, चौथे नंबर पर मैंने परमाणु क्रमांक को लिया था और पांचवें नंबर पर मैंने द्रव्यमान संख्या को लिया था। ठीक है ना? फिर इन सभी को मैंने आप लोगों के लिए निकालने का तरीका बताया था। अब आज के इस लेक्चर में परमाणु से संबंधित बची कुची जितनी भी डेफिनेशन है उनको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो जो आप लोगों की छठे नंबर की हेडिंग है वो छठे नंबर की हेडिंग है आप लोगों की समस्थानिक। ठीक है ना? छठे नंबर की हेडिंग है, उसका नाम है समस्थानिक। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप बोलते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए समस्थानिक की सबसे पहले डेफिनेशन बता देता हूं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेकर इसकी डेफिनेशन को मैं आप लोगों के लिए क्लियर करवा दूंगा। तो देखो बच्चों, समस्थानिक की डेफिनेशन ये होती है कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उनको हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, समस्थानिक की डेफिनेशन होती है कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उनको हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं आप लोगों के सामने। तो एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने आप लोगों के लिए, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिकों की बात कर लेता हूं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। एक तो 1H1, एक होता है आप लोगों का 1D2, ठीक है ना? एक होता है आप लोगों का 1T3, ठीक है ना? एक होता है आप लोगों का 1T3, ठीक है ना? एक तो ये आप लोगों के हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गए। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं क्लोरीन का, ठीक है ना? एक क्लोरीन का समस्थानिक होता है Cl35 और एक होता है Cl37। Cl35 और Cl37, और हम जानते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं कार्बन का। एक होता है आप लोगों का कार्बन 12, एक होता है आप लोगों का कार्बन 13 और एक होता है आप लोगों का कार्बन 14। और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो देखिए बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के आधार पर इसकी डेफिनेशन को क्लियर कर देता हूं। तो देखो, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो देखो, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो खुद हाइड्रोजन होता है, एक ड्यूटीरियम होता है और एक ट्रिटियम होता है। ठीक है ना? ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इनको आप गौर से देखिए बच्चों, यहां पर इन तीनों समस्थानिकों में तीनों का परमाणु क्रमांक सेम है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ड्यूटीरियम का भी 1 होता है, ट्रिटियम का भी 1 होता है। मतलब इन तीनों के अंदर आप लोग देखिए तो इनका परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन इन तीनों की द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, इसलिए ये तीनों ही आपस में समस्थानिक है। बात आप लोग समझ में आ गई ना कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उनको हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। चलो ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, ये क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, ठीक है ना? ये क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। एक तो Cl35 होता है और एक Cl37 होता है, लेकिन क्लोरीन का दोनों ही जगह परमाणु क्रमांक कितना है? 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक हम जानते हैं 17 होता है। तो इसमें देखिए, परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के समस्थानिक हुए। चलो ठीक है, मैं तीसरे नंबर के एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करता हूं। यहां पर आप लोग देखिए, कार्बन के समस्थानिक है। एक होता है आप लोगों का कार्बन 12, एक होता है आप लोगों का कार्बन 13 और एक होता है आप लोगों का कार्बन 14। ठीक है ना? और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो तीनों एग्जाम्पलों के अंदर आप लोग देखिए, इसके अंदर कार्बन के समस्थानिक के अंदर क्या यहाँ पर परमाणु क्रमांक तो तीनों में सेम है लेकिन तीनों की द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। ये कार्बन 12 है, ये कार्बन 13 और ये कार्बन 14। तो ये भी आपस में क्या हुए? समस्थानिक हुए। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उनको हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब मैं आप लोगों के सामने दूसरी हेडिंग ले रहा हूं, मतलब जो अगली, ये छठे नंबर की हेडिंग हो गई। अब मैं 7वें नंबर की हेडिंग में डिस्कशन करूंगा समभारक के बारे में। ठीक है ना? इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। तो इस समभारक को भी मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा देता हूं। तो देखो, बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग।
तो देखो बच्चों, आप लोगों की 7वें नंबर की हेडिंग हो गई समभारिक, ठीक है ना। समभारिक, समभारिक इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं आइसोबार। समभारिक इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए समभारिक की डेफिनेशन बता देता हूं, फिर एक एग्जाम्पल के आधार पर इसकी डेफिनेशन को मैं आप लोगों के लिए क्लियर करवा देता हूं। तो देखो बच्चों, समभारिक की डेफिनेशन होती है कि वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, समभारिक। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, उसके आधार पर दोबारा से मैं आप लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन को समझा देता हूं। तो देखो बच्चों, यहां पर समभारिक के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक ले लिया मैंने आर्गन, ठीक है ना, एक ले लिया मैंने पोटेशियम और एक ले लिया मैंने कैल्शियम। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का कितना होता है, 20। लेकिन इन तीनों की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है, 40, ठीक है ना। आर्गन की भी कितनी होती है, 40, पोटेशियम की भी कितनी होती है, 40 और कैल्शियम की भी कितनी होती है, 40। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, गौर से आप लोग इस एग्जाम्पल को देखिए। तो इस एग्जाम्पल में आप लोग देखोगे कि इन तीनों ही तत्वों की जो परमाणु क्रमांक है, तो तीनों ही तत्वों का परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है। इसका 18 है, इसका 19 है और इसका 20 है। तो तीनों ही तत्वों का परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या तीनों में समान है। तो ये आपस में कौन हो गए, समभारिक हो गए, अर्थात आइसोबार हो गई। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, कि वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ ये 7वें नंबर का टॉपिक भी आप लोगों का कंप्लीट होता है, समभारिक का। अब जो मैं 8वें नंबर की हेडिंग ले रहा हूं वो लूंगा मैं सम न्यूटोनिक आइसोटोन्स। तो देखो उसको भी कंप्लीट करवा देता हूं मैं। तो देखो हम लोगों की 8वें नंबर की हेडिंग हो गई, हम लोगों की 8वें नंबर की हेडिंग हो गई सम न्यूटोनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूटोनिक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम आइसोटोन, आइसोटोन्स, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सम न्यूटोनिक। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन को बता देता हूं और डेफिनेशन को बताने के बाद एक एग्जाम्पल के आधार पर मैं आप लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन को क्लियर करवा दूंगा। तो देखो, नाम से ही पता लग रहा है सम न्यूटोनिक, मतलब वे तत्व जिनमें न्यूटनों की संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक में द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उनको हम क्या बोलते हैं, सम न्यूटोनिक। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। नाम से ही पता लग रहा है कि वे तत्व जिनमें न्यूटनों की संख्या तो समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक में द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उनको हम क्या बोलते हैं, सम न्यूटोनिक। एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ले लेता हूं। एग्जाम्पल के अंदर मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं, यहां पर ले लिया मैंने सिलिकन, ठीक है ना। सिलिकन ले लिया, फास्फोरस ले लिया और मैंने ले लिया सल्फर। सिलिकन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, फास्फोरस का 15 होता है और सल्फर का कितना होता है, 16। सिलिकन की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है, 30। फास्फोरस की होती है 31 और सल्फर की कितनी होती है, 32 होती है। चलो ठीक है, अब एक काम करता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसके हमें परमाणु क्रमांक का पता कर लेते हैं, इसकी हम द्रव्यमान संख्या का पता करते हैं और इसकी हम एन न्यूटनों की संख्या का पता करते हैं। तो देखो, सिलिकन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14, लिख दिया। सिलिकन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 30। अब सिलिकन के अंदर हम न्यूटनों की संख्या देख लेते हैं। तो न्यूटनों की संख्या के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया है, एन बराबर ए माइनस पी, एन बराबर ए माइनस पी। तो देखिए, एन बराबर ए माइनस पी, यहां पर ए कितना है आप लोगों का, 30, ठीक है ना। ए कितना है आप लोगों का, 30। और आप लोगों को पता है प्रोटॉन किस पर डिपेंड करते हैं, परमाणु क्रमांक पर। तो जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर प्रोटॉन आप लोगों के कितने हो गए, 14। तो न्यूटनों की जो संख्या निकल के आएगी वो आप लोगों की कितनी निकल के आएगी, 16, ठीक है ना। 30 में से 14 गए तो कितने बचे, 16 बचे। चलो ठीक है, हम इस वाले को देखते हैं। इसमें आप लोगों को पता, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15। फास्फोरस की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 31, यहाँ पर ये लिख रखी है। इसमें एन देखते हैं, एन बराबर ए माइनस पी। यहाँ पर देखिए आप लोग, ए कितनी है आप लोगों के सामने, 31 और प्रोटॉन आप लोगों के कितने हैं, 15।
तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 16 निकल के आएगी। चलो ठीक है, इस वाले को देखते हैं। यहाँ पर परमाणु क्रमांक आप लोगों का सल्फर का कितना हुआ, 16, ठीक है। इसकी जो द्रव्यमान संख्या हुई वो कितनी हुई, 32 हुई, और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या हुई n बराबर a माइनस पी। यहाँ पर आप लोग देखिए ये हो गया 32, प्रोटॉन परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करेंगे तो ये कितने हो गए, 16, और 32 में से 16 गए तो कितने बचे आप लोगों के सामने, 16। अब देखो बच्चों गौर से देखना आप लोग इस वाले एग्जाम्पल को, इस वाले एग्जाम्पल में आप लोग गौर से देखिए, इन तीनों के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान है, इसके अंदर भी न्यूट्रॉन 16 है, इसके अंदर भी न्यूट्रॉन 16 है, और इसके अंदर भी न्यूट्रॉन 16 है। तो तीनों के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान है, लेकिन इन तीनों के अंदर इनका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। देखो परमाणु क्रमांक 14, 15, 16, द्रव्यमान संख्या इसकी 30, इसकी 31 और इसकी 32। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो ये तीनों आपस में जो संबंध दर्शाते हैं वो कौन सा संबंध दर्शाते हैं, समन्यूटॉनिक का, आइसोटोन का। मतलब वे तत्व जिनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या तो क्या होती है, समान होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, समन्यूटॉनिक। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ आप लोगों का ये समन्यूटॉनिक वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब जो मैं 9वें नंबर की हेडिंग ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं आप लोगों के लिए इसको भी कंप्लीट करवा देता हूं, देख लीजिए बोर्ड की तरफ। अब देखो बच्चों, आप लोगों की जो 9वें नंबर की हेडिंग ले रहा हूं वो है आप लोगों की सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, आइसो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इस टॉपिक को और कंप्लीट करवा देता हूं। तो देखो इसकी सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए डेफिनेशन बता देता हूं, और डेफिनेशन को बताने के बाद एक एग्जाम्पल के आधार पर इसको भी कंप्लीट करवा देता हूं। तो देखिए बच्चों, नाम से ही पता लग रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। तो वे परमाणु, अणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम्पल के आधार पर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया आप लोगों के सामने, NaF, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने NaF ले लिया। अब इसको मैं तोड़ देता हूं, किसमें तोड़ दिया, एक तो मैंने Na प्लस में तोड़ दिया और एक मैंने किसमें तोड़ दिया, F माइनस में। अब देखो इसमें मुझे इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन पर ही हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो बच्चों, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन उसमें आप सोडियम पर देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन देखना बताया है। सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11, लेकिन उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इस वक्त Na प्लस के पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आप लोगों के, 10। मतलब ये पॉजिटिव की वजह से एक इलेक्ट्रॉन आपका घट गया। चलो ठीक है, हम F माइनस की बात करते हैं। F माइनस के अंदर इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो ये कौन होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9। तो कॉमन सी बात है उसमें 9 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन पर कौन सा चार्ज है, माइनस का चार्ज है। कितना माइनस का चार्ज है, एक माइनस का चार्ज है। तो 9 और 1 कितने हो गए, 10 हो गए। तो गौर से देखिए आप लोग, इस Na प्लस के पास में भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, और इस F माइनस के पास में भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो आप लोगों की डेफिनेशन क्लियर होती है कि वे परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है और आयन हो सकता है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक एग्जांपल के आधार पर मैंने आप लोगों के लिए क्लियर कर दिया। ये NaF का एग्जांपल के आधार पर ये टॉपिक हम लोगों का क्लियर होता है। चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, ये आप लोगों की 9 डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए समझा दी। एक बार फिर से बता दूं, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था परमाणु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिनमें पहले नंबर पर मैंने डिस्कशन किया इलेक्ट्रॉन के बारे में, दूसरे नंबर पर मैंने डिस्कशन किया था प्रोटॉन के बारे में, तीसरे नंबर पर मैंने डिस्कशन किया था न्यूट्रॉन के बारे में,
चौथे नंबर पर डिस्कशन किया था मैंने परमाणु क्रमांक के बारे में, और 5वें नंबर पर डिस्कशन किया था मैंने द्रव्यमान संख्या के बारे में। फिर अगले लेक्चर में मैंने उनको देखने का तरीका आप लोगों के लिए बताया था कि भाई किस तरीका से किसी भी परमाणु में या अणु में या आयन में हम किस तरीका से इन चीजों को देखते हैं, ठीक है ना। और आज के इस लेक्चर में जो छठे नंबर की हेडिंग ली है वो मैंने किसकी ली है, समस्थानिकी मतलब आइसोटॉप की। 7वें नंबर की हेडिंग मैंने कौन सी ली, समभारिक मतलब आइसोबार। 8वें नंबर की हेडिंग मैंने कौन सी ली, सम न्यूटोनिक आइसोटोन। और ये जो 9वें नंबर की हेडिंग ली थी मैंने सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये 9 डेफिनेशन आप लोगों की मैंने क्लियर करवा दी। प्रत्येक बच्चे को इनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, निकालने का तरीका किस तरीका से समझाया था वो कंप्लीट होना चाहिए, और इनकी सबकी डेफिनेशन और इन सबके एग्जाम्पल भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो ठीक है, ये टॉपिक तो बच्चों आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन एक टॉपिक और है और उसको भी मैं इसी लेक्चर में आप लोगों के लिए कंप्लीट करवाऊंगा। वो अगला टॉपिक जो मैं आप लोगों के सामने लेने वाला हूं वो है मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल। अब ये मूलभूत कण अर्थात ये फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं इनको और कंप्लीट करवा देता हूं, तो इसी लेक्चर में वो टॉपिक भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लो, अगली हेडिंग डाल देता हूं मैं, मूलभूत कण फंडामेंटल पार्टिकल। तो देखो बच्चों, अगली हेडिंग हो गई हम लोगों की मूलभूत कण, ठीक है ना। मूलभूत मूलभूत कण, मूलभूत कण इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल पार्टिकल। फंडा फंडामेंटल फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है ना। ये हो गए आप लोगों का मूलभूत कण मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं क्या मूलभूत कण कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात फंडामेंटल पार्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, जो मूलभूत कण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्थायी मूलभूत कण और एक होते हैं अस्थायी मूलभूत कण। मतलब एक तो स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल और एक अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं पहली हेडिंग ले लेता हूं स्थायी मूलभूत कण, और उनके एग्जाम्पलों के आधार पर उसको मैं आप लोगों के लिए क्लियर करवा देता हूं। तो देखो, यहां पर बच्चों आप लोगों की पहली हेडिंग हो गई स्थायी मूलभूत कण। स्थायी मूलभूत कण मतलब स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। स्थायी मूलभूत कण, स्थायी मूलभूत कण, स्थायी मूलभूत कण मतलब स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। स्थायी मूलभूत कण मतलब स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। तो देखो, उसके नाम से ही पता लग रहा है स्थायी मूलभूत कण मतलब वे कण जो परमाणु में स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्थायी मूलभूत कण। और इसमें आप लोगों के 3 आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं लिख देता हूं, एग्जाम्पल हो गए आप लोगों के स्थायी मूलभूत कण के, एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया, एक आप लोगों का प्रोटॉन हो गया और एक आप लोगों का न्यूट्रॉन हो गया। आप लोगों को पता है ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसमें पाए जाते हैं, नाभिक में, ठीक है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसमें पाए जाते हैं, नाभिक में मतलब न्यूक्लियस में। और ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉन है, ये किसमें पाया जाता है, कोषों में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाता है, कोषों में पाया जाता है। अर्थात तो परमाणु के अंदर इन तीनों का स्थायित्व होता है, परमाणु के अंदर इन तीनों की स्टेबिलिटी होती है। इसलिए ये हो गए आप लोगों के स्थायी मूलभूत कण। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इनके एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रख लेना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब अगली हेडिंग ले रहा हूं मैं, अस्थायी मूलभूत कण मतलब अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। तो देखो, उसको भी कंप्लीट करवा देता हूं, अस्थायी मूलभूत कण को। तो देखो बच्चों, जो दूसरी हेडिंग हुई हम लोगों की वो हो गई अस्थायी मूलभूत कण। अस्थायी 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 मूलभूत कण, अस्थायी मूलभूत कण मतलब अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। अस्थायी मूलभूत कण मतलब अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। तो देखो, नाम से ही पता लग रहा है कि वे कण जो परमाणु में अस्थायी होते हैं, ये कणों का क्या काम होता है कि परमाणु में कुछ देर के लिए बनते हैं फिर अपने आप ही ये नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, अस्थायी मूलभूत कण। अर्थात परमाणु के अंदर इनकी स्टेबिलिटी नहीं होती है, परमाणु के अंदर इनका कोई भी स्थायित्व नहीं होता है। इसलिए ये सभी किस में आते हैं, अस्थायी मूलभूत कण में। मैं एग्जाम्पल के आधार पर आप लोगों के लिए ले लेता हूं।
जो कि अस्थायी मूलभूत कण के एग्जाम्पल है। उसमें एक तो हो गया आप लोगों का, एक तो हो गया प्रोजिस्टोन, एक हो गया आप लोगों का प्रोजिस्टोन, ठीक है ना। एक हो गया आप लोगों का प्रोजिस्टोन, एक हो गया आप लोगों का मीसोन, एक हो गया आप लोगों का मीसोन, एक हो गया आप लोगों का न्यूट्रिनो, एक हो गया आप लोगों का न्यूट्रिनो, और एक हो गया आप लोगों का एंटी प्रोटोन, ठीक है ना। एक हो गया आप लोगों का एंटी प्रोटोन। ये जो चार एग्जाम्पल हैं आप लोगों के, ये किसके हो गए? अस्थायी मूलभूत कण के, मतलब अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल के। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि बे बे मूलभूत कण जो परमाणु के अंदर अस्थायी होते हैं, अर्थात परमाणु के अंदर इनका कोई भी स्थायित्व नहीं होता है। कुछ देर के लिए परमाणु में ये बनते हैं, बाद में अपने आप ये नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? अस्थायी मूलभूत कण। इसमें चार एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने ले लिए। एक तो मैंने प्रोजिस्टोन को ले लिया, एक मैंने मीसोन को ले लिया, एक मैंने न्यूट्रिनो को ले लिया, और एक मैंने किसको ले लिया? एंटी प्रोटोन को। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और इसी के साथ बच्चों आप लोगों का ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इसी के साथ आप लोगों का ये मूलभूत कण वाला टॉपिक है, ये भी कंप्लीट होता है। तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। आज के लेक्चर में सारे टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए, और अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं नोट्सों के बारे में। तो देखो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए पहले ही बता दी कि नोट्स आप लोगों को राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर मिलेंगे। तो सभी बच्चे प्ले स्टोर से जाकर राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां पर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। पढ़ने का तरीका भी मैंने आप लोगों के लिए बताया है। पढ़ने का तरीका आप लोगों का ये रहेगा कि पहले आप लोगों ने मेरी क्लास ले ली, ठीक है ना। क्लास लेने के बाद आप लोग जहां तक क्लास ली है, वहां तक आप लोग नोट्सों को पढ़ लो, और पढ़ने के बाद अपनी फियर कॉपी में उतार दो। बच्चों, इस तरीका से आप लोगों के टॉपिक क्लियर होंगे कि दोबारा उन टॉपिकों को कभी नहीं भूलोगे। तो एक बार आप मेरे वाला ये तरीका अपने आप के ऊपर अप्लाई करके देखना। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ये तरीका फायदेमंद होगा, मतलब लॉन्ग टाइम तक आप लोगों के दिमाग में टॉपिक रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को तो मैं यहीं तक रखता हूं। मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।